अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। लौकी की उन्नतशील किस्में व बुवाई विधि पर जानकारी। बकरियों में होने वाले विभिन्न रोग व उनका निदान। सब्जियों की बात करें तो प्रदेश के किसान विभिन्न सब्जियों की खेती हर वर्ष करते हैं, परंतु इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों में कद्दू की खेती करने का उपयुक्त समय है। लेकिन प्राय देखा जाता है कि किसान आज भी परंपरागत ढंग से इसकी खेती करते हैं, अर्थात क्षेत्र विशेष के अनुसार किस्मों के चयन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कुछ इसी बारे में जानकारी चाह रहे हैं जिला कटिहार के एक कृषक मधुसूदन लाल प्रसाद। मैं कद्दू की खेती करना चाह रहा हूँ और उसमें हम तो कई बार बराबर कद्दू की खेती करते रहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ का सबसे बड़ी बीमारी है कि कद्दू का पौधा मैंने जब फल आने लगता है सूख जाना। इसका क्या निदान होगा, कैसे उसका समाधान होगा और हमारा खेती कैसे अच्छा हो, इसके लिए मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ। उसे विस्तार रूप में मुझे बताएंगे। अतः किसान भाइयों, यदि आप कद्दू की खेती करने जा रहे हैं तो किन किन पहलुओं को ध्यान में रखें, तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के एक विषय विशेषज्ञ पंकज कुमार। किसान भाई, आज बात करेंगे कि अगर कद्दू की खेती की जाए तो किस तरीके से करनी चाहिए। तो कद्दू की खेती के लिए सबसे पहले जो ज़मीन की तैयारी की बात आती है किसान बंधुओं, आप जितनी बार भी जुताई करते हैं तो ध्यान ये रखना चाहिए कि विभिन्न तरीके के उसमें फार हों। कभी आप 9-10 कल्टीवेटर से कर दें, कभी आप जो दूसरे हल हैं उनसे आप जुताई करें। तो उसमें 2 से 3 बार उसकी जुताई करके प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाए। प्रत्येक जुताई के बाद अगर आप पाटा लगाते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आप नमी संरक्षण भी कर सकते हैं, दूसरा ये कि जो मिट्टी भुरभुरी होगी तो मिट्टी में जो छिपे हुए कीट होते हैं जैसे कजरा पिल्लू या अन्य दूसरे तरीके के कीट, इनका भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। एक और फ़ायदा होता है कि आप जब अपनी ज़मीन को समतल करने का प्रयास करते हैं तो आपकी खेती में जो जल जमाव से समस्या आती है उस समस्या से भी आप निजात पा सकते। तो किसान भाई, इन बातों का ध्यान रखिए। इसके बाद किसान भाई, जो उन्नत प्रभेद की हम बात करें जो गर्मा के लिए उपयुक्त हैं, तो उनमें जो नाम आते हैं वो हैं राजेंद्र चमत्कार का, पूसा समर है, प्रोलिफिक लौंग है, पूसा समर है, नरेंद्र रश्मि है। कुछ किस्में हैं जो संकर किस्में भी हैं जिनका उत्पादन अच्छा पाया जा रहा है। विगत कुछ वर्षों से किसान बंधु इसका प्रयोग कर रहे हैं। उनमें जो है पूसा मेघदूत है, पूसा मंजरी है, पूसा नवीन है, नरेंद्र शंकर लौकी 4 है। तो किसान भाई, इन किस्मों को लेकर के आप अपनी खेती शुरू कर सकते हैं।
और जहाँ से भी आप बीज खरीदें अपने विश्वसनीय स्रोत से बीज जरूर लेना चाहिए। जो बीज दर होना चाहिए किसान भाई वो 3 से 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए बीज उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद जब आप जुताई कर रहे हैं, जब आपने अपनी खेती की तैयारी शुरू की है, तो कोशिश ये होना चाहिए कि मिट्टी की जांच के लिए जो आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी जांच प्रयोगशाला है वहाँ के वैज्ञानिकों से भी संपर्क करें। और अगर आप किसी कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते हैं तो अपने खेत में जो गोबर की खाद है आपकी उसका 200 से 250 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर के दर से उसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम ही पोटास की मात्रा आपको 1 हेक्टेयर में लौकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो रोपाई का समय होना चाहिए पूरे फरवरी तक आप इसको लगा सकते हैं। जो लगाने की दूरी होती है वो 2 गुने 1 मीटर पे आप इसको लगाएं। और इस तरीके से अगर आप करते हैं खेती तो आपको 250 से लेकर के 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर आप लौकी का उत्पादन ले सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश लघु, सीमांत और भूमिहीन कृषक बकरी पालन व्यवसाय से जुड़कर अपना रोजगार चला रहे हैं, लेकिन आज भी वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं जो कि मिलना चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण कारण है बकरियों की ठीक ढंग से देखरेख एवं प्रबंधन न करना, जिसके कारण बकरियों में विभिन्न रोगों जैसे निमोनिया तथा खुरपका, मुंहपका और इसके अलावा परजीवियों की समस्या तथा समय रहते इलाज नहीं करवाना है। इसके कारण उनका बकरी पालन व्यवसाय घाटे की तरफ चला जाता है। अतः बकरी पालक भाइयों, आप अपनी बकरियों की देखरेख एवं रोगों तथा परजीवियों से कैसे बचाएं, इस विषय में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के डॉक्टर अनिल कुमार से। तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए देखते हैं इस अंश के माध्यम से। किसान भाई, सबसे पहले विषाणु जनित रोगों के विषय में कुछ बतलाना चाहते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी होती है जिसका नाम है चेचक। चेचक जो है ग्रामीण पशुओं में, बकरियों में बहुत ही ज्यादा होता है और इसके खासकर ये जो मुंह पे, आंख पे, कान पे ये जो है दाने निकल जाते हैं जो कि सब गोल गोल होते हैं। शुरुआत होती है, बाद में वो भर के गोल गोल सा हो जाता है, जिससे कि पशु जो है अगर रोग बढ़ने लगता है तो पशु को निमोनिया भी हो जाता है और इसका जो है चमड़े का जो क्वालिटी है भी घट जाता है और पशु कमजोर हो जाता है और अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका बेस्ट उपाय है कि इसका टीकाकरण कराएं, साथ ही साथ पशुओं को, स्वस्थ पशु को जो अलग रखें बीमार पशु से, और इसका जो भी ट्रीटमेंट है ऊपर से जैसे टिंचर आयोडीन का घोल लगा सकते हैं, साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लेकिन इसका अल्टीमेटली जो मुख्य रूप से जो बचाव है वो टीकाकरण ही है। उसी प्रकार एक और बीमारी होती है खुरहा चपका, खुरपक्का एंड मुंह पक्का रोग, जिसमें कि पशु बकरियों में जो होती है मुंह में छाले पड़ जाते हैं और कभी के लार गिरने लगता है। पशुओं के खुर में भी ये जो है फफोले हो जाते हैं जिससे पशु लगने लगता है और बुखार भी हो जाता है साथ, जिससे के चलते पशु जो है अंत में कमजोर होकर खाना पीना छोड़ देता है, मर जाता है। इसके लिए इसका भी टीकाकरण ही बहुत एकमात्र उपाय है। 3 महीने से उम्र के बच्चों को टीकाकरण दे रहे हैं। उसका साल में ये जो टीका जो है इसका 2 बार दिया जाता है। तथा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर बीमारी हो जाए तो घर में उपाय है, अगर खुर में अगर घाव हो जाते हैं तो नीम के पत्तों को आप बॉयल कर सकते हैं, खौलाकर जैसे आदमी आधा किलो नीम का पत्ता ले लें, कच्चा पत्ता, और उसको बॉयल कर लें। जब 100 ग्राम बच जाए पानी, उसके घाव से उसको धो सकते हैं। साथ ही साथ मुंह में अगर घाव हो जाता है तो बोरोग्लिसरीन बाजार में उपलब्ध होता है, उसको लगाएं। कुछ होम्योपैथिक औषधियाँ भी हैं जैसे कि मर्क्यूरियस सोल जिसको कहते हैं, मर्क्सोल 200, अगर लार गिरता हो और मुंह में घाव हो गया हो तो मर्क्सोल, बोरेक्स इत्यादि औषधियाँ हैं जिसका इलाज किया जाता है। और जो भी बीमार पशु है उनको स्वस्थ पशु से अलग कर दें, उनका दूषित चारा स्वस्थ पशुओं को ना खिलाएं। इस प्रकार से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा एक बीमारी है जीवाणु जनित रोग में हम आ जाए तो जीवाणु जनित में इंट्रोटॉक्सीमिया बहुत ही खतरनाक रोग है यह। अगर इसका उचित इलाज न किया जाए तो यह पशु मर जाता है। इंट्रोटॉक्सीमिया जो है जीवाणु जनित क्लोस्ट्रीडियम इसका प्रेफरेंस होता है। एक्चुअली होता क्या है कि यह जो इनके आंतों में नॉर्मल रूप से या बैक्टीरिया या जो इनके पेट में या आंतों में जो नॉर्मल रूप से रहता है, कभी कभी अचानक से ज्यादा चारा खा लेना या अचानक चारे में परिवर्तन कर देने से
या जो बैक्टीरिया है ग्रोथ करने लगता है और टॉक्सिन रिलीज करता है, जो कि उसके रक्त में चला जाता है और रक्त में चलकर भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रस्तुत करता है। जैसे पशु में पेट दर्द होगा, लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा, एक उसका जो पोस्चर है जैसे खड़ा है नॉर्मल उसमें चेंज हो जाएगा, टैक्सिया लंगड़ा कर चलेगा। जो है रोकथाम का उपाय है कि अगर शुरुआत में अगर बीमारी को पकड़ा जाए तो एंटीबायोटिक औषधियां दी जा सकती हैं, लेकिन बेस्ट उपाय है इसका सबसे सफल तरीका है टीकाकरण कराएं। टीकाकरण का दूसरी बीमारी है बैक्टीरिया से जनित रोग जिससे निमोनिया होता है, जो प्रायः सर्दियों में इसमें निमोनिया के कारण जो है पशु खांसने लगता है, आंख नाक से पानी गिरने लगता है, पशु जो है सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और पशु में कई मृत्यु हो जाती है। इसके लिए भी प्रतिजैविक औषधियां हैं जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि अगर इनको अगर अच्छा से एंटीबायोटिक्स दिया जाए साथ ही साथ दर्द निवारक औषधियां दें तो इसको खिलाने से इस बीमारी से आप बचते हैं। दूसरी एक जीवाणु से बाहरी परजीवी रोग। परजीवी रोग में मुख्यतः दो रोग से होते हैं, अंतः परजीवी जो पेट में होते हैं और बाह्य परजीवी जो बाहर में जो होते हैं। तो अंतः परजीवी में मुख्यतः जो हिमोंकस और ट्राइकोस्ट्रैंगुलस कारण जो है अंतः परजीवी जो होता है बहुत ही लोगों को परेशान करता है। इस बीमारी से यह जो है जो पशु जो है घास में चरने जाते हैं तो इनके जो अंडे होते हैं घास के ऊपरी भाग में जमा रहते हैं और पशु उनको खा लेते हैं, जिससे कि यह बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। पशु का पेट ये घड़े का समान हो जाता है, रक्त भी चूसता है, जिससे पशु को अंदर में भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पशु अंततः मर जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग इसको खिलाते हैं। और किसान भाइयों आपको बता दें कि जो भी परजीवी की दवाइयां हैं कम से कम साल भर में 3 बार जरूर दें, खासकर बरसात के पहले और बरसात के बाद में। ये जो दवाइयां जो है एल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल आइवरमेक्टिन जो है 1 ml जो उसकी दवाइयां उपलब्ध होती हैं वो पर 50 किलो बॉडी वेट पर हम लोग चमड़े के अंदर हम लोग देते हैं। लीवर फ्लूक जो बीमारी होती है यह भी जो है बकरियों में होता है, यह उन स्थानों पर जहाँ ज्यादा होता है जहाँ पर पानी जमा हो। इसके लिए भी जो फिल्म दवाइयां उपलब्ध है ट्राइकाल्बेंडाजोल जो कि बाजार में उपलब्ध है और उसको 12 mg पर केजी वेट के हिसाब से एक बार 21 दिन के अंतर पर हम लोग उसको खिलाते हैं। तो इस प्रकार से आप पशुपालक भाई आप अपने पशुओं का उचित देखभाल बीमारी से बचाव कर सकते हैं और कोई भी बीमारी हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। पेड़ी गन्ने की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गन्ना जो प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है, यदि इसकी पेड़ी फसल की बात करें तो यदि किसान पेड़ी गन्ना फसल में बावक फसल की तरह प्रबंधन करें तो पेड़ी गन्ने से बहुत अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि किसान भाई गन्ने की बावक फसल में तो ध्यान देते हैं लेकिन पेड़ी की फसल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही उत्पादन मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। पेड़ी गन्ना से अधिक उपज लेने के लिए बावक गन्ने की कटाई से लेकर पोषक तत्व एवं सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ कुछ तकनीकी प्रबंधन की आवश्यकता भी होती है, जिस पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर धीर सिंह। गन्ना काटने के बाद में गन्ने की जो नीचे जड़ होती हैं उससे कुछ पौधे निकलते हैं जिसको हम गन्ने की रैटून या उसको गन्ने की पेड़ी कहते हैं। अच्छी पेड़ी हो उसके लिए कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिसकी रैटून भी अच्छी होती हो।
इसके साथ साथ एक बात और रखने की ज़रूरत है, और अमूमन तौर पर मोटे तौर पर हम आपको बताएं कि 15 फरवरी के आसपास या फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर के मार्च के मध्य तक यदि जिस खेत में हमें रैटून रखनी है उस खेत से बाबा गन्ने की कटाई की जाती है तो उसमें रैटून अच्छी होती है। एक और बात है जिसमें पैसा नहीं लगता है, काटने की विधि। तो इसके लिए आवश्यक है कि गन्ने की कटाई हम ज़मीन से मिला करके करें। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल श्रमिकों की कमी है कि इन दशाओं में ऐसा कर सकते हैं कि जब खेत से पूरा गन्ना काट लिया जाए तो उस खेत में एक यंत्र आता है रैटून सेवर आता है। रैटून सेवर में क्या होता है कि वो ट्रैक्टर चालित होता है। उस ट्रैक्टर चलने वाले में क्या होता है कि उसके नीचे पंखे लगे रहते हैं और वो जब खेत में चलते हैं तो जो आपकी मेड़ हैं उन मेड़ों को के ऊपर जो भी गन्ने खड़े रहते हैं वो उनको काटते हुए चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो मेड़ के बिल्कुल समतल होती चली जाती हैं और उसके द्वारा बाद में जो गन्ना निकलता है तो यूनिफॉर्मली निकलता है। अगर हमारे पास रैटून सेवर यंत्र नहीं है या व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम ये भी ध्यान कर सकते हैं कि जो फावड़ा है उस फावड़े से जो फालतू के गन्ने ऊपर खड़े हुए हैं उनको हम काट करके अलग कर दें और उसको करने के बाद में फिर उसमें हल्का पानी लगा दें। हल्का पानी लगाने के बाद में फिर उसकी निराई गुड़ाई करके और उसमें जो पोषक तत्व है उसको हम लगा दें कि जो रैटून है गन्ने की उसमें लगभग 25% ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए कम से कम 150 से लेकर के 180 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास देने की आवश्यकता पड़ती है। ये आधी मात्रा नाइट्रोजन की और पूरी मात्रा फास्फोरस पोटास की जो गन्ने में हम पानी लगाते हैं और पहली गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद में जो कूड़ है उस कूड़ के दोनों तरफ हम हल से लाइन खोल करके उसमें आधी मात्रा नाइट्रोजन की पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की दोनों दशा में लगाते चले जाते हैं। उसके बाद उसको जो कूड़ है उसको बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से उसका अंकुरण होना शुरू हो जाता है। इससे एक फ़ायदा और होता है कि जो पुरानी जो जड़ें होती हैं वो कट जाती हैं और नई जड़ें आ जाती हैं तो उससे वो पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ग्रहण करती हैं। एक अहम सवाल और पूछा जाता है कि एक तरफ तो जो गन्ने की पत्तियां सूखी होती हैं उनको हम बिछाएं खेत में तो उससे क्या होता है कि जो आपकी नमी है वो संरक्षित रहती है। दूसरा जो खरपतवार है वो नहीं उग पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसमें क्या अक्सर देखा गया है कि उसमें नीचे जो कीड़े होते हैं वो कीड़े की संख्या बढ़ती चली जाती है और जो भी गन्ना उसमें निकलता है रैटून के द्वारा उसको वो खाने लगते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है जब हम इसमें ट्रेस मैनेजमेंट करें गन्ने की सूखी पत्तियों को उसमें बिछाएं उससे पहले हम किसी सिस्टमिक जो आपका इंसेक्टिसाइड है कीटनाशी दवाई है उसको प्रॉपर रूप में उस खेत में पहले छिड़क दें और उसके बाद समान रूप से कम 2-3 सेंटीमीटर मोटी तह और सूखी पत्तियों की हम समान रूप से उसमें बखेर दें। एक बात यहाँ पर और बताना चाहते हैं कि खरपतवार नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है उसके लिए हम या तो कल्टीवेटर चला दें, हल चला दें, फावड़े से उसकी निराई गुड़ाई कर दें, हो से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें जल प्रबंधन की बहुत आवश्यकता होती है और शुरू से ही इसमें 20-20 दिन के अंतराल पर हमको पानी लगाने की आवश्यकता होती है। जब ये इसकी कनोपी बढ़ जाती है उसके बाद हम उसको 15 दिन या 20 दिन के इंटरवल पर पानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जब आप इसमें खरपतवार नियंत्रण करेंगे ठीक से पानी दे करके और खाद डालेंगे और समय पर इसकी हम कटाई करते हैं तो हमारी जो रैटून है वो अच्छी प्रकार से ग्रो। हमारे प्रदेश में जिन किसानों ने अमरूद के बाग लगाए हैं और वो इन उद्यानों से मृग बहार की फसल ले रहे हैं उनके यहाँ फलों की तुड़ाई चल रही है। ऐसा देखने में आता है कि हमारे किसान भाई अम्बे बहार की फसल न लेकर मृग बहार की फसल ही लेते हैं। तो अमरूद उद्यानों में फलों की तुड़ाई के बाद कौन कौन से कार्यों को संपादित करें इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर CP पचौरी।
जैसा किसान भाइयों आप जानते हैं कि जब फलों के खाने की बात आती है, फलों की पूर्ति की बात आती है, तो गरीब का या अमीर का या सभी पूरे समाज का हमारा सबसे बढ़िया जो फल है वो जाम फल का है, अमरूद जिसको गुआवा कहते हैं। और ये हमारे अमीर गरीब सबकी पहुंच के पास फल रहता है। और जहां तक लाभ की बात करते हैं तो इसकी खेती करके भी विशेष जो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जाम फल की जो किसान भाइयों ने जिन्होंने बगीचे लगा रखे हैं, विशेषकर आज वर्तमान समय में ध्यान रखना कि जो नवरोपित पौधे नए बगीचे लगाए हैं चारों तरफ टाटियां बांधने। दूसरा ध्यान रखना है कि जो हमारे बगीचे किसान भाइयों लगा रखे हैं फल को बगीचे को आगे हमें बढ़ाना है, तो इसके लिए ध्यान रखें कि समय समय पे पौधे के आसपास जितने भी वाटर सकर्स निकलते हैं, सूट्स निकलते हैं, उनकी कटाई छटाई करके उन्हें अलग कर दें। साथ ही साथ जो रोगग्रस्त अगर कोई डाली है ऐसी डाली को भी काट के अलग कर दें। नीदा या घास पात या खरपतवारों से बिल्कुल बगीचे को साफ रखना चाहिए ताकि कोई कीड़े बीमारी उसमें ना सम्मिलित हों। समय समय पर बगीचे में बोडो पेस्ट और बोडो की पुताई कर दें। और पौधे के ऊपर अगर कोई कीड़ा या बीमारी दिखाई दे तो इसके लिए जो COC आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इस दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का मान से घोल बना के पौधे के ऊपर छिड़काव कर। दूसरा, जिन किसान भाइयों के पुराने बगीचे हैं उसमें आज के समय में उनकी बहार चल रही होगी, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों के वर्तमान में ध्यान रखना है कि फलों की परिपक्वता अवस्था को देखते हुए, कई बार क्या है इस स्थिति में किसान भाई ध्यान नहीं देते और फ्रूट फ्लाई का ज्यादा अटैक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि उसके फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए कोई भी कीटनाशी दवा गुड़ के घोल में मिला के जगह जगह उसमें पौधे के ऊपर रख दें ताकि फ्रूट फ्लाई कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा जो परिपक्वता अवस्था के ज्यादा राइपनिंग नहीं होने दें, जैसे ही परिपक्व हो जाए उस समय फलों की तोड़ाई कर लें। और जो खराब या रोगग्रस्त या कीटों से प्रभावित फल हैं ऐसे फलों को किसान भाइयों को जमीन पे नहीं डालना है, उनको कलेक्ट करके बगीचे से बाहर फेंक दें। इसके अलावा जो फल आपने तोड़े हैं उन फलों को ग्रेडिंग करने के बाद ही मार्केट में पहुंचाएं। मार्केट पहुंचाने से पहले ध्यान रखें कि जो पक्षियों से या अन्य कोई इफेक्टेड फलों को अलग कर लें और दूसरे जो अच्छे फल है उनको बड़े आकार के अलग, छोटे आकार के अलग और मध्यम आकार के अलग फल कर लें। इनको क्रेट में रख के वॉशिंग करने के बाद ही उनको मार्केट में पहुंचाएं। साथ ही साथ किसान भाई ध्यान रखें, अगर मार्केट हमारा दूर है, बाहर बाजार में भेजना है, तो उसके लिए उसी के अनुसार प्लास्टिक की ट्रे में पैकिंग करने के बाद ही इन्हें बाहर भेजें। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि अगली अगर बाहर लेनी है किसान भाइयों को तो उसके लिए अभी से जो बाहर लेने के जस्ट बाद उसको थोड़ा सा 1 महीने की तान देके और उसकी कटाई छटाई कर दें ताकि अगली बाहर का उस पर फूल आ जाए। क्योंकि अमरूद का जो फल है अपने भारतवर्ष की हम बात करें तो 3 बहार देता है, मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार। तो अगली अगर बहार लेनी है तो उसके लिए भी बहार लेने के जस्ट बाद पूर्ण रूप से फलों की तोड़ाई कर लें और अगली बहार के लिए बगीचे में ट्रेनिंग प्रूनिंग करके खाद उर्वरक देना है। इसके लिए खाद उर्वरक अगली बहार देने के लिए लगभग एक पौधा जो हमारा लगभग बहार देने वाला है उसमें 5 से 7 किलोग्राम पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ की खाद डालें। साथ ही साथ उसमें 250 से 300 ग्राम इफ्को उर्वरक जो आता है 12-32-16 उस उर्वरक की मात्रा की पूर्ति करें। क्योंकि जामफल जो है विटामिन C की प्रचुर मात्रा इसमें रहती है, तो इसके लिए ध्यान रखें कि जिंक सल्फेट वगैरह भी हमारे जमीन में अतिरिक्त किसानों को अलग से देने की आवश्यकता होती है। और इस तरह से किसान भाई अगर करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। राघवेंद्र यादव, जिला मधेपुरा। आपने अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा द्वारा गोबर गैस के बारे में जानकारी चाहिए है। तो राघवेंद्र जी, आपकी जानकारी है तो प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बायोगैस है क्या। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जिसमें मुख्य रूप से हम गोबर लेते हैं, हवा की अनुपस्थिति में सड़ाने से जो गैस बनती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। ये ज्वलनशील गैस होती है। इसमें लगभग 60% मीथेन होती है जबकि लगभग 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन जलने में सहायक होती है। बायोगैस के जहाँ तक फायदे की बात करें, हम इसको खाना बनाने के उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद बायोगैस का उपयोग हम रोशनी करने के लिए पेट्रोमैक्स लैंप जलाने के लिए कर सकते हैं। बायोगैस संयंत्र से हम इंजन भी चला सकते हैं जिससे बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे हम पानी खींच सकते हैं। एक बार बिजली पैदा होने के बाद कई उपयोग इसके हम कर सकते हैं। 1 घन मीटर के लिए हमें 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी की आवश्यकता होती है। 25 किलो गोबर को 25 किलो पानी के साथ मिलाकर संयंत्र में डाला जाता है। जहां संयंत्र में डाइजेस्टर होता है उसकी क्षमता हमें
प्रतिदिन डालने वाली की मात्रा का 40 गुना कुआनुमा आकार का होता है डाइजेस्टर। जो ये डाइजेस्टर बना हुआ है, ये ऊपर ड्रम है जिसमें गैस इकट्ठी होती है। ड्रम के नीचे एक कुआनुमा आकार का बना हुआ है जो लगभग 7-8 फीट गहरा है और 4 से 5 फीट इसका डायमीटर है। ये जब गोबर हम इस इनलेट के माध्यम से प्रतिदिन हम 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी का मिश्रण 1 क्यूबिक मीटर क्षमता का तो है। सामान्यतः एक परिवार के लिए हम 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस संयंत्र लगाते हैं, जिससे 5 से 7 लोगों का खाना हम आसानी से बना सकते हैं। साथ ही पेट्रोमैक्स लैंप भी लगा सकते हैं। तो अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट है तो 50 किलो गोबर और 50 किलो पानी इस इनलेट के माध्यम से संयंत्र में डाला जाता है। संयंत्र का जो डाइजेस्टर है, इस ड्रम के नीचे वाला जो हिस्सा है उसके अंदर ये गोबर 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के बाद पूरी तरह सड़ने के बाद ये आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो भी गैस बनती है, ये जो ड्रम है, लोहे का ड्रम है, इसमें इकट्ठी होती है। गैस के प्रेशर से ये ड्रम ऊपर उठता है और जब हम गैस काम में लेते हैं तो ये जो वाल्व है इसको हम खोल देते हैं, तब ये गैस बाहर निकलेगी और ड्रम नीचे की ओर बैठेगा और ये गैस हम बर्नर पर ले जाकर जला सकते हैं। और आउटलेट से जो खाद निकल रहा है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाद होता है। किसान भाई एक बात बताऊं कि गोबर से जो खाद बनाते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जो कहलाता है, उसके मुकाबले बायोगैस संयंत्र से निकलने वाला खाद लगभग 3 गुना अच्छा होता है। ये पूर्णतया सड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के घास के बीज वगैरह नहीं होते हैं। अगर इसको खेत में काम लेंगे तो खरपतवार भी कम होगी, इसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा होगी। ये कह सकते हैं कि इसमें हमें आम के आम और गुठली के दाम मिलते हैं। गोबर डालने से हमें अच्छी गैस भी मिलती है, साथ के साथ अच्छी क्वालिटी का खाद भी मिलता है। सामान्यतः जब हम बात करें कि एक परिवार के लिए हमें किस क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाना चाहिए, 5 से 6 अगर परिवार में सदस्य हैं तो 2 घन मीटर क्षमता का हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं। उसके लिए हमें 50 किलो गोबर प्रतिदिन आवश्यकता होती है और 50 किलो गोबर के लिए अगर हमारे पास 5 से 6 जानवर हैं तो हमें 50 किलो गोबर उनसे उपलब्ध हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र लगवाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। कोई भी क्षमता हो, बायोगैस संयंत्र पर अनुदान सेम एक ही है, यानी 8,000 रुपये प्रति बायोगैस संयंत्र पर सरकार अनुदान दे रही है। बायोगैस संयंत्र की लागत जो सबसे छोटा 2 क्यूबिक मीटर बायो कैपेसिटी का अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाते हैं उसकी लागत 15 से 18,000 के बीच में आती है, जिसमें से 8,000 रुपये सरकार दे देती है। लेकिन जो इसका पैसे मूल्य जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की बात करें या जो हमने खर्चा इस पे किया है, 1 घन मीटर क्षमता के बायोगैस प्लांट से हमें 3.5 किलो लकड़ी की प्रतिदिन बचत होती है। यानी अगर 2 घन मीटर क्षमता का हमने बायोगैस संयंत्र लगाया है तो लगभग 7 किलो लकड़ी बचेगी, यानी 35 रुपये की बचत हम दिन भर में कर पाते हैं। और इस संयंत्र की लागत जो है 1.5-2 साल के अंदर ही निकल आती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि जिन भी किसान भाई के यहाँ 4 से ज़्यादा पशु हैं उन्हें निश्चित रूप से बायोगैस संयंत्र लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे ईंधन की बचत तो हो ही रही है, जैसा मैंने बताया कि लकड़ी की बचत हम रोज करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो लकड़ी हम जलाते हैं उससे धुएं से हमारी आंखें खराब होती है, जो भी इसका काम लेता है उसको फेफड़े खराब होते हैं और रसोई काली हो जाती है। इन सब चीजों में जलाने में असुविधा भी रहती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।